ठीक है। तो मैं तुम्हें ना, तुमने कैश का तो तुम्हें बता ही दिया था, तुम थी तब कैश का बताया था, थी तो हाँ, कैश में थी। जिसमें 10,000 से ऊपर अगर हम जो बिजनेस कर रहा है 10,000 से ऊपर एक्सपेंस की पेमेंट हो, माना एक्सपेंस 10,000 से ऊपर का है, जो 10,000 से नीचे का है तो उसका तो उतनी कर सकते हैं ना। 10,000 भी शायद इसमें 10,000 इंक्लूड से नहीं है। कम बोला था ना, 9,999 बोला था। चलो 9,900 मेरा ख्याल में ये है कि तुम लोगों को याद नहीं क्या बोला था। 10,000 से ऊपर नहीं है। फिर 9,999 तो 10,000 से ऊपर की जगह 40A3 सेक्शन है, एक्सीडिंग 10,000। 10,000 से ऊपर की जो मैं कह रहा था, मैं 10,000 तक कर सकते हो। माना 15,000 का कोई खर्चा आया और हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है, ठीक है। तो 15,000 का एक बिल आया, माना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो हम उसको पेमेंट देनी है, तो हम उसको 15,000 कैश अगर देते हैं, देने में हर्ज नहीं है, तो 15,000 पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 48(3). हम उसको कहेंगे 10,000 आज ले ले, 5,000 कल ले ले, ठीक है। और या तू चेक ले ले या पेटीएम ले ले या ऑनलाइन करवा ले, जैसा मन। तो ये उसमें कहानी थी, एक दिन में एक बंदे को एक बिल के अगेंस्ट पेमेंट नहीं देनी, मतलब एक बिल के अगेंस्ट नहीं देनी। अब उसको किसी और का उसके 4 बिल आ गए हैं, अब उसके 4 बिल आ गए, एक बिल आ गया 7,000 का, एक 8,000 का, एक 9,000 का, एक 6,000 का, कितना हो गया? 7, 8, 15, 9, 24, 6, 30 हो गया। तो उसको 30,000 दे सकते हैं, इसमें 1% की बात नहीं है। उसके तो 4 बिल है ना, उसके 4 बिल हैं, चारों बिल 10,000 से नीचे थे, तो इंडिविजुअल बिल की पेमेंट 10,000 तक कर सकते हैं, चाहे वो एक ही बंदे को देनी है। वो जो एक ही बंदे को हम 2 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते, वो दूसरा सेक्शन था, वो 269 ST वाला सेक्शन था। तो उसको कुछ भी, चाहे वो, मैंने कहा था ना, अब ये 10,000 क्लियर हो गया। और एक हमारा था 20,000 से ज़्यादा हम लोन नहीं कैश ले सकते, 269 SS, और टी में वापसी नहीं कर सकते, कि अगर हमारा वो लोन एक बारी 20,000 क्रॉस हो गया, ठीक है। अब तीसरी बात थी जो सगन वगैरह, जो मैंने कहा था कि 2 लाख से ऊपर एक बंदे को नहीं दे सकते, लेकिन वो 3 पॉइंट है, एक बंदे को 2 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते, और एक बंदे को, ये 3 पॉइंट थे। मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ, मेरे कैश पेमेंट वाले, रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश ट्रांजैक्शन A562 पे है ये, जिसमें ये था, ये रहा कि सेम पेयर को इन ए डे 2 लाख से ज़्यादा नहीं देना, नॉट टू बी ₹2 लाख और मोर, पेयर सेम, यानी सेम पेयर इन ए, मतलब कि जिसको हमने पेमेंट देनी है, सेम पेयर इन ए डे, पे ही लिखना चाहिए, सेम पे, द एग्रीमेंट ऑफ रिसीव, मतलब रिसीव्ड अदर देन व्हेन अकाउंट पे चेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेम पर्सन इन ए डे शुड नॉट बी एक्सीड 2 लाख और मोर, और सेम ट्रांजैक्शन का भी 2 लाख से या 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और सेम इवेंट नहीं होनी चाहिए, है ना। माना वो कहे कि मतलब हमने कहे उसको 1.5 लाख तेरे को ये दे दे तेरे बर्थडे के, और 1.5 लाख तेरे मैरिज एनिवर्सरी के, बाई चांस था मैरिज एनिवर्सरी भी, चाहे दोनों घटनाएं सेम ही समय हुई हों, सुबह ही 10 बजे दे दे, चाहे सुबह हुई हो, चाहे शाम को हुई हो, चाहे दोनों शाम को हुई हो, तो उस बंदे को तो 2 लाख दे दिए ना। तो अगर कल को कोई 3 लाख उसके पास आते हैं, वो बैंक में जमा कराता है, इनकम टैक्स का नोटिस आता है कि ये 3 लाख कहाँ से है, अगर ये मेरे को 1.5 लाख मेरे बर्थडे के दिए कैश, और 1.5 लाख मेरे एनिवर्सरी के, 3 लाख हो गए, तो वो कहेगा 3 लाख के 3 लाख पेनल्टी, कि तूने मतलब कि 2 लाख से ज़्यादा एक दिन में एक ही बंदे से लिए, है ना। इसी तरह सेल ऑफ गुड्स की बात है ना। तो ये इन सेक्शनों में, ये सेक्शन 269 ST है, इसमें पेनल्टी है। अच्छा, अब मैं
तुम्हें जो बिजनेस के अंदर जो सेक्शन है, एक ये 43B है जो मैं कल कह रहा था, इसके अंदर क्या होता है 43B में अनपेड स्टेचुटरी लायबिलिटी है। स्टेचुटरी लायबिलिटी मतलब जो कानूनन लायबिलिटी है, गवर्नमेंट की तरफ जो भी देना है या कुछ और चीज़ों को आपको वो पेमेंट कर ही देनी है साल के अंदर, या रिटर्न की लास्ट डेट तक करनी है। नहीं तो अगर इसका ऑडिट कोई कर रहा है तो वो इसको डिसअलाउ करेगा। 43B में माना किसी का ऑडिट नहीं होता तो फिर कहाँ डिसअलाउ होगा, रिपोर्ट में नहीं जाएगा, तो उसका बाई चांस केस खुल जाता है तो हो सकता है इनकम टैक्स वाला पकड़ ले तो कहेगा, तो वो एक्ट के हिसाब से ऐड कर सकता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने मतलब कि रिटर्न की डेट तक माना 23-24 है और उसकी रिटर्न की डेट माना अक्टूबर 24 है, ऑडिट होता है उसका, और माना कोई भी ऑडिट कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं सारा देखूंगा कि किसको डिसअलाउ करना है, कौन सी पेमेंट। जैसे नंबर 1 है एनी सम पेएबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस अंडर एनी लॉ। कोई भी तुमने ड्यूटी देनी हो, कोई टैक्स देना हो, लेकिन इसमें TDS नहीं आएगा, TDS अलग से आ गया है, वो 30% है, ठीक है। कईयों को कन्फ्यूज़न थी कि TDS भी इसमें आएगा तो TDS डबल थोड़ा आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, 100% डिसअलाउ हो जाएगा उधर भी। तो माना कोई GST पे करना है, कोई कस्टम ड्यूटी पे करनी है, कोई और गवर्नमेंट की ड्यूटी पे करनी है। पहले तो बहुत ड्यूटियाँ होती थी, ऑक्ट्राई होती थी, एक्साइज ड्यूटी होती थी, या वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, ये सारी। अब GST आ गया तो GST में मर्ज हो गया। इसके अलावा कोई कस्टम ड्यूटी, जैसे हमने माल खरीदा, वैसे तो कस्टम ड्यूटी तो उसी समय देनी पड़ती है, वो तुम्हें माल ही नहीं छोड़ने देंगे, कहते पहले ड्यूटी दो फिर माल तुम्हारा छूटेगा। चाइना से सामान मंगाया, उन्होंने रख लिया, ये इतनी ड्यूटी दो तब तुम्हारा माल छूटेगा, तो वो गोडाउन में रख लेते हैं, जो उनका एयरपोर्ट का जो गोडाउन होता है वहाँ वेयर हाउस में रख लिया, तो वहाँ ड्यूटी दे के छुड़वाना पड़ता है। तो कस्टम ड्यूटी तो रेयर ही होगी कि हाँ भाई कि उसकी डिसअलाउ होगी। तो माना उसके बाद ड्यूटी का 1 करोड़ देना, पैसे ही नहीं थे, 10 करोड़ का माल था, पड़ा रहा माल, लेकिन बुक्स के अंदर तो हम एंट्री तो कर देंगे, बिल तो आ गया, कस्टम ड्यूटी अकाउंट डेबिट, कस्टम ड्यूटी पेबल में आ गया, और वही हमने ऑडिट रिपोर्ट तक नहीं दिया तो 1 करोड़ रुपये ऐड कर दिया। भाई उसने माल ही नहीं छुड़ाया, क्योंकि यार छोड़ो, पैसे ही नहीं, नुकसान हो गया, साल के बाद छुड़ा लूँगा, पड़ा रहेगा माल, कोई भी चीज़ पड़ी। बाकी जो अगर सामान वहाँ पड़ा रहेगा तो फिर वो कस्टम वाले वो अपने कुछ चार्जेस भी लेते हैं कि इस दिन से ज़्यादा, अगर माना महीने से ज़्यादा पड़ा रहेगा तो हम रेंट भी लेंगे तेरे से। वो उनकी हेडेक है, वो मुझे नहीं पता कितना रेंट लेते हैं। हमारी वो कस्टम ड्यूटी 1 करोड़ देनी थी, 1 करोड़ नहीं दी, हमारा ऑडिट सामने आ गया, ऑडिटर ने कहा कि तुमने ड्यूटी अभी तक नहीं दी, वो कहेंगे कि हमने माल कौन सा वहाँ से छुड़ाया है, तो वो बात नहीं, ड्यूटी नहीं दी, मैं तो इसको डिसअलाउ कर रहा हूँ, आज लास्ट डेट है रिटर्न की, या तो आज तक पे कर दो, या मैं अब ऑडिट कर रहा हूँ, अक्टूबर में माना रिटर्न की डेट है, ऑडिट तो मैं सितंबर में कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए तो अभी तक नहीं दी ड्यूटी तुमने, मैं ऐड कर रहा हूँ। कहते हैं जी नहीं हम 5 अक्टूबर को माल छुड़ा लेंगे, तो आप इसमें डिसअलाउ मत करो, क्योंकि मेरे तो ऑडिट रिपोर्ट में आ रहा है ना भैया कि मैं जिस समय ऑडिट या तो फिर हम 6 तारीख को ऑडिट कर देते हैं, फिर वो लेट ऑडिट में आ जाएगा क्योंकि 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ही ऑडिटर हूँ, मेरे ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है कि ये 43B में क्या डिसअलाउ करना है, कस्टम ड्यूटी ये वो, तो आपने तो नहीं दी, प्रूफ क्या तुम्हारे पास, तो 5 अक्टूबर को थोड़ा, 5 अक्टूबर फिर मुझे कोई बात नहीं, मैं लेट ऑडिट कर देता हूँ, हैं, तो फिर कोई लेट ऑडिट करने की तुम्हें पेनल्टी लग जाएगी, जो भी होगी उसकी भी पेनल्टी है। तो ये कस्टम ड्यूटी वगैरह इसमें आते हैं। और कोई ऐसा सम हो जो एम्प्लॉयर यानी कि जैसे फैक्ट्री का मालिक है, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है कहीं भी, PF और ESI उसने नहीं पे किया, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं पे किया। एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, क्या होता है, PF क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, ESI इंश्योरेंस। ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ इंश्योरेंस करवाती हैं एम्प्लॉयज़ की, कुछ अपनी तरफ से देती है, कुछ उनकी सैलरी से काटती है। माना PF है, किसी की 1 लाख सैलरी है, उसमें से PF माना 12% कंट्रीब्यूशन है या 10 है, जो भी है, तो 10% उसका काट के 90,000 दिया उसे,
और कुछ TDS काटे हैं अलग बात है, और 10,000 अपनी तरफ से दे दिया तो उसकी सैलरी समझ लो 1,10,000 ही होगी ना, तो 20,000 उसका हर मंथ का इकट्ठा होता जाता है। तो वो फिर जब रिटायर होता है तब वो विड्रॉ कर सकता है, ठीक है ना, यही होता है ना प्रॉब्लम। तो एक उसके सैलरी में से कटता है अमाउंट और कुछ हम कंट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल अमाउंट ही करते हैं, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शायद 10% है, मुझे याद नहीं है। तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर वाला, एम्प्लॉयर मैंने मालिक का, वो अगर मैंने नहीं पे किया अभी तक, यानी कि रिटर्न की मतलब पूरा साल निकल गया 23-24 और रिटर्न की डेट तक नहीं पे गया, तो वो कंट्रीब्यूशन डिसअलाउ हो जाएगा। बेसिकली पीएफ का जो पीएफ एक्ट के हिसाब से या ईएसआई का ईएसआई एक्ट के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन पे करना होता है कि सैलरी में से काटा, वो अप्रैल का है तो 15 मई तक विद इन 15 डेज जमा कराना होगा कि 10,000 उसके काट लिए, भाई उसके काटे हैं तो वो तो तुम जमा करा ही दो ना 15,000 रुपये, है ना। और अपने नहीं, अपने लिए तो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास मनी नहीं है, अपन 10,000 ए का काटा, 10,000 बी का अपनी तरफ से देना है, 10,000 सी का देना है, माना कर करके माना 1 करोड़ हो गया, नहीं दे पाए तो वो 1 का 1 करोड़ डिसअलाउ हो जाएगा 43B में। डिसअलाउ का मतलब प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगा। अगर वो हमने रिटर्न की लास्ट डेट या जब ऑडिट हुआ है तब तक नहीं पे किया, माना ऑडिटर ने तो लिख दिया अभी तो इसने पे ही नहीं किया और उसने उठा के अक्टूबर में पे कर दिया रिटर्न की डेट से पहले, तो इनकम टैक्स वाला नोटिस तो भेजेगा ना कि ऑडिटर तो डिसअलाउ कर रहा है, तुम कह रहे हो पे कर दिया, कहेगा प्रूफ दिखा दो कि तुमने पे कर दिया, तो फिर उसका भी जवाब दे दिया जाता है कि देखो ये रूल तो ऑडिट तक का पे करने का नहीं है, रिटर्न की डेट तक है। अब ऑडिट पहले जून में हो गया तो ऑडिटर ने लिखा, वो भी गलती नहीं है उसकी, ठीक है, वो फ्यूचर की कल्पना थोड़ा कर सकता है, प्रेडिक्शन कि तुम्हारी बात में थोड़ा जाएगा, तुम अक्टूबर में पे करोगे तो जून में वो कैसे लिख देगा पे कर, और तुमने अक्टूबर की 5 तारीख को पे कर दिया, रिटर्न की लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी, तो फिर तुम उसका जवाब दे दो। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन विद इन 15 डेज ही पे करना, अगर वो पे नहीं हुआ तो वो भी डिसअलाउ हो जाता है। वो सेक्शन 36 उसका सेक्शन है, सेक्शन 36(1)(5)(a) रोमन अंक वाला, कि ये भी हमने नहीं पे किया एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर स्कीम। एम्प्लॉयज का जो सैलरी में से काटा है भाई, उसका तो सैलरी में से काटा है ना तुमने, भाई अगर नहीं काटते तो पूरी सैलरी देते हैं ना, जैसे TDS है तो तुम 15 दिन में उसका पे कर दो, अप्रैल का मई में पे कर दो, है माना 7 को तुमने उसको 90,000 दे दिए, 10,000 जो काटे वो 15 मई तक पे कर दो। तो इसकी लास्ट डेट हर मंथ का नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख होती है, ठीक है। और एम्प्लॉयर का नहीं पे हुआ तो वो 43B में ऐड हो जाता है, ये भी ऐड हो जाएगा 36 वाला। अगर किसी का भी 16 तारीख को पे हुआ है, अप्रैल का 16 मई, माना मई का 17 जून, जून का 18 जुलाई, ऐसे करके 15 तारीख क्लोज हो रही है एम्प्लॉय केस, तो वो सेक्शन 36 में ऐड हो जाएगा। 36 रोमन 36(1) रोमन 5A, ठीक है। और ये जो ऐड होगा 43B में, अभी मैं 43B की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। और एनी सम पेबल एज बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज फॉर सर्विसेज रेंडर, कोई भी बोनस और कमीशन जो एम्प्लॉयज को देना है साल का, वो भी नहीं तुमने डेट तक पे किया, रिटर्न की डेट तक, वो भी डिसअलाउ। तो तुमने बुक्स में प्रोविजन तो कर लिया, बोनस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल, माना 31 मार्च को कर लिया है उस साल का 23-24 का, तो वो भी तुमने पे करना है, रिटर्न की लास्ट है, ये भी 43B में है। अच्छा, एनी सम पेबल एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे ICICI बैंक है, IFCI है, IDBI, LIC है, UTI है, या कोई स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो लोन देती है, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है। अब तुमने इनसे कोई लोन लिया हुआ है, माना उसका इंटरेस्ट 23-24 का 23-24 में नहीं पे हुआ तो रिटर्न की लास्ट डेट तक पे हो जाना चाहिए, नहीं तो वो इंटरेस्ट तुम्हारा डिसअलाउ हो जाएगा।
अच्छा और क्या है, फिर कोई आपने बैंक से डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एंड सिस्टम में जो भी है, जहाँ से भी अगर ये भी इस साल से डिसलॉ हो जाएगा, किसी एनबीएफसी से लोन लिया हो और किसी तुमने बैंक से टर्म लोन लिया हो, उसका भी इंटरेस्ट डिसलॉ हो जाएगा अगर तुमने नहीं। बाजे हम 43B में क्या क्या चीज़ें डिसलॉ हो गई। एनी सम पेबल, कोई बारी कोई एम्प्लॉयर होते हैं कि उनके बड़ी बड़ी फैक्ट्री में होता है कि तुम अपनी लीव नहीं लोगे तो हम तुम्हें पैसे लेंगे, तो वो जो लीव की उसकी पेमेंट थी काटे हैं जो उसके क्रेडिट में, वो भी नहीं पे कि तुमने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक, तो वो भी डिसलॉ हो जाएगा। अब ये जो एमएसएमई का है, इस असेसमेंट ईयर से है कि कोई भी सम तुमने, इसमें रिटर्न की बात नहीं है, इसका उसी साल ही पे करना है, 23-24 का 23-24, 45 डेज का है, एक 15 दिन का है। 45 डेज है कि जब कोई सेलर यानी एमएसएमई वाला किसी को माल दिया तो आपस में एग्रीमेंट होगी कि मेरे को 45 डेज में पेमेंट दे देंगे, या कहता है 30 दिन में दे देंगे, तो 30 दिन के अंदर फिर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी जो एग्रीमेंट है, या वो जो 45 डेज, या अगर एग्रीमेंट नहीं किया तो 15 दिन के, ये कल मैं बता रहा था ना, तो वो भी नहीं पेमेंट की। माना कोई 31 मार्च है, में माल खरीदा किसी ए ने बी से, बी एमएसएमई है, तो ए को कोई एग्रीमेंट दोनों नहीं किया, तो ए को वो पेमेंट 15 अप्रैल तक करनी है। अब जब ऑडिट माना सितंबर में करने बैठे तो देखा अरे ये तो तुमने 31 मार्च को माल लिया है, इसकी पेमेंट कब की, देखा 18 अप्रैल को हो रही है, तो डिसऑर्डर। और पूरे साल के अंदर चाहे 15 दिन टप गया हो, चाहे 45 दिन टप गया हो, मैंने अप्रैल में माना कोई बिल लिया और जुलाई में पेमेंट हो रही है, तो 45 दिन क्रॉस कर गया ना। एग्रीमेंट है या नहीं है तो 15 दिन में क्रॉस हो गया, तो वो पूरे साल में उसने कर दी जुलाई में पेमेंट, तो वो डिसलॉ नहीं होगा। तो इसके अंदर पूरे साल में अगर पेमेंट हो जाए तो डिसलॉ नहीं आएगा। इसमें ड्यू डेट ऑफ रिटर्न नहीं है, जैसे मैंने कहा ना 18 अप्रैल को पेमेंट की, तो 18 अप्रैल तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 31 अक्टूबर है ना, तो हमने तो अप्रैल में कर दी, तो क्यों डिसलॉ करो, इसका रूल नहीं है। तुमने 15 दिन बाद किया, साल खत्म होने के, साल के अंदर ही वो 15 दिन फाल कर जाते हैं। 31 मार्च को माना 14 मार्च को सामान लिया और 31 को पेमेंट कर दी, 17 दिन हो गए ना, तो अलाउड है। साल के अंदर ही कर दी ना पेमेंट, धर्म साल के अंदर ही पेमेंट कर दी ना, तो वो लॉस। मैंने अभी क्या कह रहा हूं, देखो जरा, देखो कोई बात नहीं, इसमें क्या, ये बीच में क्रॉप कर देंगे, है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 15 दिन और 45 दिन के बाद डिसलॉ होगा, लेकिन वो 15 दिन 45 दिन क्रॉस कर गया और वो साल के अंदर ही फाल कर गया और साल में ही पेमेंट होगी, तो डिसलॉ नहीं होगा। माना मैंने 10 मार्च को माल लिया एमएसएमई से, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, और मैंने उसकी पेमेंट कर दी 31 मार्च को, कोई एग्रीमेंट नहीं था, 21 दिन में की जो करनी थी 15 दिन में, लेकिन 31 मार्च यानी 23-24 का जो 31 मार्च अभी गया है तब तक कर दी, तो अलाउ हो जाएगा, चाहे 15 दिन क्रॉस कर जाए, चाहे जो 45 दिन क्रॉस कर, जो भी। ये इस साल से स्टार्ट है, इसमें इसी 43B में ये डिसलॉ नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने 31 मार्च को सामान लिया, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को नहीं, चलो 30 मार्च को सामान लिया और 15 दिन काउंट करता हूँ, 15 दिन 30 मार्च से लगभग 13 अप्रैल आती है, अगर 13 अप्रैल तक पेमेंट कर दी तो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। 15 दिन क्रॉस हो गए, हुई तो भाई 15 दिन तो मिलने ही है ना मुझे, 15 या 45 दिन मिलने ही, एग्रीमेंट है तो जितने दिन का एग्रीमेंट है, मैक्सिमम एग्रीमेंट 45 दिन से ज़्यादा नहीं क्रॉस करेगा। कोई कहिए हमने तो 2 साल का एग्रीमेंट किया, वो नहीं चलेगा। तो वो यही इसलिए लाए हैं कि ताकि कई बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी छोटी कंपनियों को पेमेंट नहीं करती है, तो उस चक्कर में वो सफ़र ना करें एमएसएमई, तो माइक्रो और स्मॉल वाले जो मैंने बोला, तो माना वही पेमेंट हमने मतलब 30 मार्च को मान लिया और पेमेंट हमने 20 अप्रैल को की, तो कितने दिन हो गए, तो
22 दिन हो गए और कोई एग्रीमेंट था नहीं, 15 दिन क्रॉस कर गया तो डिसक्लोज। जब भी ऑडिट करने वाले डिसक्लोज, तो जब भी ऑडिट रिपोर्ट बनेगी उसमें 43B का देखा जाएगा कि यहाँ भी कितने दिन में इसकी पेमेंट हो रही है। ठीक है, ये 43B के हैं। तो तुम्हें 43B में जैसे बोनस आ गया, कोई टैक्स ड्यूटी आ गई, लेकिन TDS नहीं। TDS का अलग से सेक्शन है। कोई बैंकों से लोन लिया, NBFC से लोन लिया, फाइनेंशियल से, वो उसका इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे। एक इंडियन रेलवे का भी है, एनी सम पेबल टू द इंडियन रेलवे फॉर द यूज ऑफ रेलवे असेट्स। रेलवे असेट्स की जैसे कोई यूज़ की, माना कोई हमारा क्लाइंट है, रेलवे काम करता है, उसकी जो असेट्स यूज़ की, तो वो कहेंगे जी इतना मेरे को किराया दो, रेंट दो, ठीक है ना, कुछ भी दो, ये हमारी तुम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, ये वाली मशीनरी, तो वो भी, उसके लिए भी वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है, सिर्फ MSME की ड्यू डेट में। समझ आ गया ना? तो ये तुम्हारा 43B सेक्शन है। ठीक है, वो 10,000 वाला हो गया। ये ऑडिट रिपोर्ट में लिखने होते हैं। जब मैं ऑडिट रिपोर्ट तुम्हें वो करवाऊंगा ना, उसमें ये बातें हैं, ये बिजनेस के सेक्शन है, और उसमें मैंने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बोल दिया है, PF ESI वाला, वो 15 दिन में पे होना ही है। यानी अप्रैल की जो उसका हिस्सा काटा है उसकी सैलरी में से, उसको 15 मई तक तुम्हें जमा कराना ही है, क्योंकि तुमने तो एम्प्लॉय का ही पैसा काटा ना। किसका? जो भी है, अरे 12 है, रेट चेंज होते रहते हैं। 1800 क्या है? 15,000 से ज़्यादा है तो 1800। अब तुम्हें क्या बताऊं, बोलो, इनकम टैक्स में